हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। मैं डॉक्टर स्वाति शर्मा इंग्लिश सूत्रा में आप सभी का स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सभी? और डी ट्रिपल एस बी टीजीटी इंग्लिश जिसका एग्जाम अगले महीने होना है 24, 30 और 31 को, उसके लिए मैं आपकी तैयारी करवा रही हूँ। और उसके साथ ही जो पीजीटी का एग्जाम भी होना है उसके लिए भी तैयारी चली रही है। लेकिन अभी आज जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ, अगर आपने डी ट्रिपल एस बी का सिलेबस देखा हो तो उसमें हालांकि उन्होंने खोल के कुछ नहीं दिया है, मगर उन्होंने एक कोर पेपर्स में जो सिलेबस में है ब्रिटिश लिटरेचर द अर्ली 20th सेंचुरी वो दिया हुआ है। तो आज मैं उसी के बारे में उसके एमसीक्यूज और वो समझाने की आप लोगों को कोशिश करूंगी। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो बता देना, नहीं तो कोई बात नहीं है। चलो शुरू करते हैं। वहां पहुंच गई मैं, ये रहा। तो चलो शुरू करते हैं यहाँ से। ब्रिटिश लिटरेचर द अर्ली 20th सेंचुरी। सबसे पहले ये थोड़ा छोटा छोटा सा है, मैं आप लोगों को सबसे पहले बताऊं कि ब्रिटिश लिटरेचर द अर्ली 20th सेंचुरी, अर्ली 20th सेंचुरी की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब मॉडर्निज्म। तो सबसे पहले आपको मॉडर्निज्म के बारे में जानना जरूरी है कि मॉडर्निज्म क्या है, मॉडर्निज्म क्यों आया, किस चीज के विरोध में आया, क्या है। देखो मॉडर्निज्म, यहां से इसको थोड़ा सा बड़ा मैं कर देती हूँ, वैसे ज्यादा बड़ा होगा नहीं वैसे ये। मॉडर्निज्म इन इंग्लिश लिटरेचर इज अ ब्रॉड लिटरेरी मूवमेंट। मॉडर्निज्म जो है ना वो इंग्लिश लिटरेचर में एक बहुत बड़ा मूवमेंट था। और ये ना लेट 19th, अर्ली 20th है, लेट 19th मतलब ये मान के चलिए कि 1890 से 1945 तक का जो समय है उसे मॉडर्न एज कहा जाता है। अब मॉडर्न एज आने का रीजन क्या है, एवॉन गार्ड आने का, और इसका रीजन क्या है? बहुत तेजी से इंडस्ट्रियलाइजेशन, बहुत तेजी से शहर जो हैं वो बने। और सबसे बड़ा जो रीजन था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट 1914 से 1918। अब वर्ल्ड वॉर से क्या हुआ? अभी तक जो चीज मानी जाती थी वसुधैव कुटुंबकम वाली कि एवरीबॉडी जो है कि भी एक जो एक कॉस्मोपॉलिटन वाली जो फिलॉसफी थी वो बिल्कुल तार तार हो गई। नाउ द राइटर्स रियलाइज दैट दिस वर्ल्ड इज नॉट ऑल जो है इज नॉट ऑल गुड एज इट अपीयर्स टू बी। तो उनको जो है एक क्या हो ना, एक दे गॉट डिसइल्यूजन्ड। Why they got disillusioned? Because after war or during war, the real beastly nature of people came out. People got to know that uh, it people have forgotten their human feelings. They are full of beastly feeling, and whenever one gets opportunity to kill another, he does it without giving a second thought. तो राइटर्स कहते हैं ना कि जो लिटरेचर होता है इट शोज द मिरर टू सोसाइटी। द सेम हैपेंड ड्यूरिंग दिस पीरियड एज वेल। दिस पीरियड, in this period the writer felt disillusioned, and this is what they represented in their works as well. It a radical break। जो विक्टोरियन नॉर्म्स थे, विक्टोरियन कॉम्प्रोमाइज और अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन तो विक्टोरियन एज में भी हुआ, मगर जो विक्टोरियन नॉर्म्स थे, फॉर्म, सब्जेक्ट मैटर, वर्ल्ड व्यू, उन सब से मॉडर्न एज के राइटर्स ने पूरे तरीके से ब्रेकअप कर लिया। ठीक है, दिल पे पत्थर रखकर उन्होंने ब्रेकअप कर ली। अब अगर हम बात करते हैं कि मॉडर्निज्म के की फीचर्स क्या है, सबसे पहले एक्सपेरिमेंटेशन इन फॉर्म। उन्होंने ना फॉर्म में एक्सपेरिमेंट, एवॉनगार्ड जो टेक्निक थी, फॉर्म्स में एक्सपेरिमेंट करे। जो इंटीरियर मोनोलॉग, फ्री वर्ड्स, उन्होंने फॉर्म से ज्यादा कंटेंट पे ध्यान दिया। अब उसके बाद बेसिकली स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस मॉडर्निज्म की सबसे बड़ी पहचान है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस का मतलब क्या होता है कि जिस नॉन लीनियर वे में जिस तरीके से हमारे विचार आते हैं, सेम वही किसी कैरेक्टर के इनर थॉट्स को बताना। एक के बाद एक से दूसरी, दूसरी तीसरी चीजें जुड़ती चली जाती है, बट दैट इज नॉट लीनियर। नॉन लीनियर नैरेटिव्स मॉडर्न एज की एक पहचान है कि उसके नैरेटिव कभी भी लीनियर नहीं होते कि इसके बाद ये घटना घटी। नॉन लीनियर, सारे जो हैं वो क्रमानुसार नहीं होते, और फ्रेगमेंटेड स्ट्रक्चर्स जो होते हैं ना वो टूटे हुए स्ट्रक्चर्स हैं। नेक्स्ट इज
एलिनेशन एंड आइसोलेशन। सबसे बड़ी जो चीज जो मॉडर्न एज के राइटर्स ने दिखाई कि डिस्पाइट हैविंग एवरीवन, लाइक पीपल फील जो है एलिनेटेड। व्हाई? क्योंकि सबसे बड़ा लोगों का भ्रम क्या टूटा? लोगों का भ्रम ये टूटा, people used to believe that everyone is a friend of mine, और ये जो दुनिया है ये बहुत अच्छी है, people are full of kindness and human milk. But during war people got to know कि this world people have not raised above their beastly feelings, वो उठे ही नहीं है उससे ऊपर। अब वो जो चीज है ना, वो एलिनेशन एंड आइसोलेशन, लोगों ने कहा जब हम अकेले हैं, तो वो जो थीम है ना एलिनेशन की, कि सब लोग आसपास होते हुए भी लोग अकेले हैं, वो एलिनेशन और आइसोलेशन की थीम दिखाई। कैरेक्टर्स ना सोसाइटी से कटा हुआ महसूस करते हैं। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द क्वालिटीज ऑफ मॉडर्निज्म, दैट कैरेक्टर्स ऑफन फील एस्ट्रेंज्ड। वो सोसाइटी आसपास लोगों के होते हुए भी एक दूसरे से अपने आप को अलग में, आप ऐसा मान लीजिए कि आपके, जैसे मैं आज के समय में अगर लेके चलूं कि यू हैव थाउजेंड्स ऑफ फ्रेंड्स ऑन सोशल मीडिया, बट इफ यू नीड अ रियल फ्रेंड इन योर लाइफ यू विल नॉट गेट वन। वही चीज कि जैसे अभी आप देखें कि जो जो एक जो लाइफ होती है जो उस पर दिखा रहे हैं वो कि जो जब रियल वो पड़ता है तो कैसे आपके पास साथ कोई खड़ा नहीं होता है। तो जो मॉडर्न एज का भी ये है कि सब कुछ है, सब लोगों से घिरे हुए हैं, कैरेक्टर्स ऑफन फील स्ट्रेंज। वेस्टलैंड का अगर आप वो देखें तो वेस्टलैंड में उन्होंने बोला अप्रैल इज द क्रूएलेस्ट मंथ। क्यों बोला है? क्योंकि अप्रैल जो मंथ है उस समय तो एक जो जिसमें फूल खिलते हैं, एक वो मंथ है कि जिसमें ब्लूमिंग और इसे कहते हैं प्रोडक्टिव मंथ है। तो उन्होंने कहा कि ये जो जनरेशन है वो इतनी ज्यादा मेंटली जो है वो इनफर्टाइल है, मेंटली वो जो जनरेशन है इम्पोर्टेंट है। तो एक मेंटली इंपॉर्टेंट जनरेशन को जन्म नहीं देना चाहिए। रिजेक्शन ऑफ रियलिज्म, यथार्थवाद को बिल्कुल जो है झुटला दिया, ट्रेडिशनल लीनियर टेक्निक्स को छोड़ दिया और फोकस जो है एक्सटर्नल से इंटरनल कॉन्शियसनेस पे पहुंच गया। इसमें सबसे ज्यादा लोगों का विश्वास हिला था धर्म से, लॉस ऑफ फेथ एंड सर्टेनिटी। वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद बहुत सारे राइटर्स ने क्वेश्चन किया था कि व्हेन देयर इज रिलीजन देयर इज मॉरलिटी। तो इतने लंबे समय से जब लोग रिलीजन और मोरालिटी को मान रहे हैं, तो जब वर्ल्ड वॉर के दौरान वो रिलीजन और मॉरलिटी कहां गई? क्यों नहीं मानी लोगों ने? क्यों वो पार्श्विक जो प्रवृत्ति है वो निकल कर आई? तो पीपल nearly lost faith in religion and morality. Nihilism एंड एग्जिस्टेंशियल, कि सब कुछ बेकार है, सब कुछ नहीं है, सब कुछ खत्म है। अर्बन इन्फ्लुएंस, थीम्स ऑफ सिटी लाइफ, बेसिकली जो थीम्स ऑफ सिटी लाइफ और ये सब जो है वो टी.एस. इलियट और एजरा पाउंड के वर्क्स में। अच्छा, इसमें ना इंटरटेक्चुअलिटी आ गई। इंटरटेक्चुअलिटी जो जूलिया क्रिस्टोफर के उससे जुड़ा हुआ है। इंटरटेक्चुअलिटी आपने सुना होगा कि एक किसी टेक्स्ट को किसी और टेक्स्ट में जो है अल्यूड करना या जो है उसके बारे में बताना, उसे इंटरटेक्चुअलिटी जो है वो कहा जाता है। बहुत ज्यादा अल्यूजन्स, मतलब क्लोज रीडिंग। इंटरटेक्चुअलिटी आप समझे, एक टेक्स्ट में दूसरे टेक्स्ट का भी आपको देखने को मिलेगा, दैट इज इंटरटेक्चुअलिटी। और अल्यूजन्स का मतलब होता है कि जब आप किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वर्क के बारे में कोई एग्जाम्पल देते हैं, अल्यूड करते हैं, तो उसे अल्यूजन कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो मेजर मॉडर्निस्ट राइटर, सबसे पहले इसमें आते हैं टी.एस. इलियट। टी.एस. इलियट ने लिखा है वेस्टलैंड है, लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक है। वेस्टलैंड पूरा का पूरा वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का डिसिल्यूजनमेंट दिखाता है। लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक मॉडर्न एज का एक ऐसा व्यक्ति दिखाता है, एक मिडिल एज पर्सन, जो whatever he is saying, he is unable to express his feeling. He is surrounded with so many people, still he feels alienated and estranged. तो ये इसमें यही देखा, फ्रेगमेंटेशन, कल्चरल स्टडीज, कल्चरल अल्यूजन्स। क्योंकि देखो इसमें ना लव सॉन्ग ऑफ जे. एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक वो कहता है आई एम नॉट प्रिंस हैमलेट, तो इसमें अल्यूजन जो है उन्होंने शेक्सपियर के हैमलेट का अल्यूजन दिया है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं जेम्स जॉयस, यूलिसिस स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक है।
और अ पोर्ट्रेट ऑफ आर्टिस्ट एज अ यंग मैन, लिंग्विस्टिक इनोवेशन जो है इसमें ली गई है। वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डेलोवे, लिंग्विस्टिक सॉरी इनर इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, टाइम, मेमोरी। डीएच लॉरेंस के बारे में अगर हम बात करें, सन्स एंड लवर्स है, तो वो फ्रायड के जो साइकोएनालिसिस और जो इस पे ह्यूमन साइकोलॉजी, सेक्सुअलिटी, इंडस्ट्रियल इम्पैक्ट पे, और डब्ल्यू बी ईट्स ने जो सेकंड कमिंग लिखा है, और ईस्टर 1916 है, सिंबलिज्म, अल्यूजन, सब कुछ उन्होंने इसमें दिया है। अब अगर हम बात करें तो इंपॉर्टेंट लिटरेरी टेक्निक्स की बात करते हैं। मॉडर्न एज में जो टेक्निक सबसे ज्यादा यूज की गई है, सबसे पहले है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। वही मैंने आपको बताया था कि इस एज के राइटर्स ने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक, यानी कि विचारों की श्रृंखला को, श्रृंखला नहीं है, विचारों को एक नदी की तरह जो है वो बहाया है, एक विचार से दूसरा, दूसरे से तीसरा, स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक। वर्जीनिया वुल्फ, जेम्स जॉयस, इन्होंने जो है, हालांकि स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस जो वर्ड है वो विलियम जेम्स की बुक प्रिंसिपल्स ऑफ साइकोलॉजी से लिया गया है, और इसको जो है लेकिन जो राइटर्स हैं, जैसे मॉडर्न एज के राइटर्स हैं, तो बहुत फेमस पता है। उसके बाद एक टेक्निक आती है इसमें, दैट इज फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। अगर आप ये देखें, ये FID है, फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। इसमें क्या होता है कि नरेटर के मतलब एक प्रोटेक्ट, इसमें जो है एक राइटर जो है वो कंबाइन कर देता है पर्सनल जो नरेशन है, जो पर्सनल नरेशन को साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, पर्सनल नरेशन को एक या कहना चाहिए थर्ड पर्सन नरेशन को कैरेक्टर के साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव के साथ कनेक्ट कर देता है। यानी कि किसी राइटर, किसी कैरेक्टर के इनर थॉट्स और आउटर थॉट्स दोनों को एक अगर सिंप्लीफाई करते हैं तो फ्री इन, और इसमें क्या होता है कि कई बार उसमें वो जो पंक्चुएशन मार्क्स है उन्हें भी यूज नहीं किया जाता। फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स का मतलब होता है कि इन विच अ थर्ड पर्सन, कि इन विच अ राइटर जो कंबाइंस अ थर्ड पर्सन नरेशन विद द साइकोलॉजिकल व्यूज ऑफ द कैरेक्टर, उसे कहा जाता है, दैट इज कॉल्ड फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। इंटीरियर मोनोलॉग, जैसे कि द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफरॉक है, उसमें जो प्रूफरॉक है वो उसकी जो बातें हैं वो किसी से कह नहीं पा रहा है, लगातार उसके मन के अंदर चल रहा है। इमेजिज्म, जो एजरा पाउंड का है, सिंबलिज्म एंड मिथ। कहते ना कि जब आप किसी चीज से बहुत ज्यादा जब आपका विश्वास टूटता है तो आप फिर दोबारा से जो है ना वही एक नई, एक ऐसी दुनिया में जाना चाहते हैं कि जो जो आपको कहीं ना कहीं अपने अंदर जो है आप एक रिफ्यूज जो है वो ढूंढते हैं, और एक एस्केप ढूंढते हैं। तो सिंबलिज्म और मिथ्स, जो मिथ ऑफ सिसिफस का आपने नाम सुना होगा, इवन वेस्टलैंड में बहुत सारे सिंबल्स और मिथ्स यूज करे गए। आयनी एंड पैरोडी, ये तो हथियार थे उस समय के, क्योंकि आयनी सरफेस मीनिंग कुछ है और जो रियल मीनिंग है वो कुछ है, और वर्ड वर्क्स की पैरोडी करी गई है। अगर हम बात करें कि मॉडर्निज्म, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट डिस्ट्रॉयड द इल्यूजन ऑफ प्रोग्रेस एंड रीजन, जो मैंने आपसे कहा, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट से पहले चीजें फिर भी स्मूथ थी, लेकिन वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद ये पता चला कि एक हम भ्रम में जी रहे थे कि वी आर प्रोग्रेसिव, वी आर रेशनल बीइंग। ये सारा भ्रम जो है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट ने तोड़ दिया। हम तो पशुओं से भी गए गुजरे हैं, ये बताया। इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड अर्बनाइजेशन कॉस्ट कल्चरल एंड पर्सनल, कि देखिए जब शहरीकरण हुआ, नगरीकरण, शहरीकरण ही हुआ, और जो औद्योगिकरण हुआ, तो लोग जो है ना अपनी जड़ों को छोड़कर आए, अपने कल्चरल वैल्यूज को भूल कर आए। एंड व्हेन यू फॉरगेट योर कल्चरल वैल्यूज एंड यू जस्ट अडैप्ट योरसेल्फ टू सम एलियन वैल्यूज, तो ऑब्वियसली आप सही और गलत के बीच में फर्क भूल जाते हैं। फ्रायड एंड साइको एनालिसिस, इसमें सब उन्होंने अनकॉन्शियस, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड एंड अनकॉन्शियस माइंड, तो उन्होंने उसके बारे में बताया, जो फ्रायड की थ्योरी है, दैट इज साइको एनालिसिस। और नीत्शेस फिलॉसफी, गॉड इज डेड, चैलेंज टू रिलीजियस एंड मॉरल, कि भगवान तो है ही नहीं। अब इसके बारे में अगर हम बात करें, तो अगर बात करते हैं तो मॉडर्निज्म जो है लिटरेचर में उन्होंने क्या करा, फॉर्म को ओवर कंटेंट, सब्जेक्टिविटी ओवर, उन्होंने सब्जेक्टिविटी ओवर, देखिए फॉर्म के साथ उन्होंने प्रयोग करा, कंटेंट को उन्होंने ध्यान दिया, मगर कंटेंट पे बहुत एवॉन गार्ड है कि उन्होंने नए नए प्रयोग करे।
इनोवेशन ओवर ट्रेडिशन, जो परंपरागत चीजें चलती आ रही थी उसको हटाकर उन्होंने इनोवेटिव कंटेंट पे और उस पर ध्यान दिया, और इन्होंने पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए जगह बनाई। पोस्ट मॉडर्निज्म के लिए मतलब जो इससे भी मॉडर्निज्म 1945 तक था उसके बाद के लिए। और अगर हम बात करें तो जो अर्ली 20th सेंचुरी के कुछ राइटर्स और उनके वर्क्स हैं, जैसे आप वर्जीनिया वुल्फ है, D.H. लॉरेंस हैं, T.S. इलियट हैं, W.B. ईट्स हैं, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस इनसे संबंधित लिए हैं, और इनसे कुछ संबंधित क्वेश्चंस अभी पीजीटी जो DSSS भी हुआ उसमें क्वेश्चंस पूछे भी गए हैं। तो मैंने कहा मैं आज यही चीज करा दूं, ये आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। तो ये है हु इज। अब उससे पहले मैं क्वेश्चंस कराने से पहले आप लोगों को, फिर मैं भूल जाऊंगी, तो क्वेश्चंस कराने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि भाई देखिए अब अगले महीने पेपर है, तो उसके हिसाब से अगर आप प्रैक्टिस करें तो बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और प्रैक्टिस के लिए हमारे पास है DSSB का 25 प्रैक्टिस पेपर का ये बैच है। अब इसमें 24 प्रैक्टिस टेस्ट चल रहा है, क्योंकि मैंने ये काफ़ी पहले शुरू करा था, और जो है इसमें अब मैंने 25 मतलब मुझे पेपर करवाने हैं। ये ऑनलाइन भी डल रहे हैं। देखिए अभी ऑनलाइन इसके सारे नहीं डले हैं, मतलब 7-8 टेस्ट जो है ऑनलाइन डले हैं, लेकिन 25 के 25 टेस्ट इसके ऑनलाइन डलेंगे। तो स्टूडेंट्स ऐसे कर सकते हैं, क्योंकि अभी टाइम है, तो वो वीडियो देख के और 2-2 3-3 बार वो टेस्ट पेपर दे सकते हैं। इससे एक तो आपको ऑनलाइन टेस्ट देने की आपकी हैबिट बनेगी। 1200 रुपए का ये बैच है, और अगर किसी को इसमें ऑब्वियसली ऑनलाइन है और पीडीएफ है और वीडियोस हैं, इसमें हार्ड कॉपी मटेरियल तो नहीं है। अब DSSB पीजीटी इंग्लिश की बात करते हैं। DSSB पीजीटी इंग्लिश का जो बैच है वो 28 तारीख से स्टार्ट होगा, और लॉन्च हो रहा है ये, जो डल जाएगा, यानी कि एक जो जिसमें रहेगा कि भाई 1000 रुपये ऑफ रहेगा, तो अर्ली बर्ड्स वो जो है भाई जो जल्दी खरीद लेंगे उनको 1000 रुपये का फायदा होगा। वो होगा फ्राइडे को ये लॉन्च हो जाएगा, लेकिन स्टार्ट होगा ये 28 तारीख से स्टार्ट होगा। इसमें मैं क्या क्या करवाऊंगी बताऊंगी। मैं फर्स्ट पेपर नहीं कराती हूँ, मैं सेकंड पेपर कराऊंगी। जो सेकंड पेपर में उन्होंने एक इंडिकेटिव सिलेबस दिया हुआ है, लेकिन उसमें जिस तरीके का है वो करवाऊंगी। ड्यूरेशन इसकी रहेगी 6 मंथ्स, तो भाई क्योंकि इतना कोर्स है करवाने में समय भी लगेगा। तो अब ये देखें, क्योंकि अभी ये फॉर्म अभी आए हैं, अगस्त तक फॉर्म भरे जाएंगे, और अगर पेपर जल्दी होने लगा तो भाई टाइम इसको देना पड़ेगा। लेकिन फिलहाल जो है ये बैच अभी और 28 जुलाई से स्टार्ट होगा। और नोट्स जो हैं पहले हमने इसके पीडीएफ वाले सोचे थे, लेकिन पीडीएफ वाले नहीं है। अब हम इसके नोट्स जो हैं वो हार्ड कॉपी में ही देंगे। और अगर आपको कुछ भी और देखना हो तो आप इंग्लिश सूत्र के ऐप पर आकर देख सकते हैं। और अब मैं अपने क्वेश्चंस पे लौट रही हूँ, तो चलिए क्वेश्चंस पे चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज द सेंट्रल कैरेक्टर इन सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड लवर्स जो है वो किसका वर्क है? दैट इज DH लॉरेंस। DH लॉरेंस बिलोंग करते हैं मॉडर्न एज को। DH लॉरेंस जो है उन्होंने ये जो सन्स एंड लवर लिखा है वो फ्राइड की साइकोएनालिसिस थ्योरी पे है, और इसमें जो मेन कैरेक्टर है वो कौन है? दैट इज पॉल मॉरल। Sons and Lover was heavily influenced by which psychological theory? Marxism, existentialism, Freudian Oedipus complex या structuralism? तो देखिए इसका जो सही जवाब है वो है that is Freudian Oedipus complex. The answer is Freudian Oedipus complex, जिसमें Oedipus complex, Freudian Oedipus complex वैसे तो आप सबको पता ही होगा। When a boy is sexually interested इन हिज मदर, और वैसे जैसे इडीपस का लिया गया था, हालांकि वो जानबूझ के जो है उसने कुछ नहीं किया था, लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये इडीपस से ही लिया गया है, फ्रायड का जो कॉन्सेप्ट है। What is the name of Paul Morrell's possessive mother in Sons and Lovers? Clara Davis, मरियम लेवर्स, गर्ट्रूड मॉरल या एमिली ब्रॉन्टे? तो पॉल मॉरल की मदर का नाम क्या है? आप सबने अगर ये नॉवल पढ़ा हो तो आप सभी को पता होगा, दैट इज गर्ट्रूड मॉरल। Now the next question is,
What kind of relationship does Paul Morrell struggle with in Sons and Lovers? Political partnerships, romantic relationships due to his mother's control, religious devotion या colonial guilt? तो देखिए पॉल मॉरल जो है वो अपनी मदर की वजह से अपनी किसी भी महिला मित्र के साथ कंफर्टेबल नहीं हो पाते हैं, तो इसका आंसर है आपका दैट इज रोमांटिक रिलेशनशिप्स. Which of the following best describes Virginia Woolf's narrative style in Mrs. Dalloway? Third person objective, stream of consciousness technique, या रियलिस्ट omniscience, या सटारिकल मोनोलॉग. तो भाई देखो ऐसा है कि इस नॉवल में एक दिन की कहानी है और स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस टेक्निक का यूज किया गया है, दैट इज स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस. What is the central event around which Mrs. Dalloway is structured? देखिए मिसेस डेलोवे जो कहानी है क्लैरिसा डेलोवे की, उसमें एक वो जो है एक पार्टी ऑर्गेनाइज करने वाली है और वो उसी के आसपास पूरा जो कहानी है वो चलती है. What mental issues does Septimus Warren Smith face in Mrs. Dalloway? Paranoia, PTSD and hallucinations, amnesia, obsessive compulsive disorder. And that is B, post-traumatic stress disorder and hallucinations. The answer is B, that is PTSD and hallucinations. Which war plays a significant role in Mrs. Dalloway? ये कहानी किसको दिखाते हैं? सेप्टिमस स्मिथ के ऊपर भी जो असर है वो वर्ल्ड वॉर फर्स्ट का है, एंड द आंसर इज वर्ल्ड वॉर फर्स्ट. Who famously jumps out of a window in Mrs. Dalloway? Mrs. Dalloway में जो जब सेप्टिमस स्मिथ को ले जाने के लिए गाड़ी आती है तो वो जो नीचे कूद जाते हैं, तो इसका आंसर है आपका दैट इज सेप्टिमस स्मिथ. Who is Clarissa Dalloway's former love interest who reappears in the novel? Richard Dalloway, Septimus Smith, Peter Walsh या Hugh Whitbread? And the answer is पीटर वेल्स, जो कि क्लैरिसा डेलोवे के बहुत ही अच्छे दोस्त हुआ करते थे. दैट इज पीटर वेल्च. Who wrote The Second Coming, a modernist reflection on spiritual chaos and apocalypse? W.H. Auden, T.S. Eliot, Ezra Pound या W.B. Yeats? इसमें एक वर्ड है, आप लोगों ने ये सुना भी होगा और ये इसके लिए भी यूज होता है, मूवीज वगैरह में भी ये वर्ड यूज हुआ है. तो ये एक वर्ड है दैट इज एपोकलिप्स, और ये है, इसका मीनिंग क्या होता है? दैट इज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड, टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड. तो ये जो लिखा है सेकेंड कमिंग, ये किसने लिखा है? W.B. ईट्स की बहुत ही फेमस सिंबॉलिकल पोएम है, दैट इज सेकेंड कमिंग. What famous line open eats the second coming? Turning and turning in the widening Gaia, things fall apart, the center cannot hold, surely some revelation is at hand, or the falcon cannot hear the falconer. तो बताइए क्या है इसकी ओपनिंग लाइन? टर्निंग एंड टर्निंग इन द वाइडनिंग गायर, ये है इसकी, और द फैल्कन कैन नॉट हियर द फैल्कन, ये इसकी सेकेंड लाइन है. तो इसकी है टर्निंग एंड टर्निंग द वाइडनिंग गायर. लट्टू. What does the rough beast in the second coming symbolize? Hope, Christ reborn, impending destruction and moral decay, resurrection.
देखिए सेकंड कमिंग, क्राइस्ट की सेकंड कमिंग के बारे में कि जब क्राइस्ट ने पहली बार जन्म लिया था तो ही वॉज वेरी जेंटल, मगर जब सेकंड जन्म लिया है तो वो उन्होंने दुनिया को नष्ट करने के लिए लिया, तो इम्पेंडिंग डिस्ट्रक्शन एंड मॉरल डीके। इन द सेकंड कमिंग वेयर इज द रफ बीस्ट स्लाउचिंग टूवर्ड्स, कि रफ बीस्ट जो है वो कहां जा रहा है, द रफ बीस्ट इज स्लाउचिंग टूवर्ड्स, दैट इज रोम, एथेंस, लंडन, बेथलम। देखिए जो रफ बीस्ट है वो कहां जा रहा है फॉर टोटल डिस्ट्रक्शन, टूवर्ड्स बेथलम, बेथलम की तरफ जो है वो जा रहा है। क्यूटिक अराइवल ऑफ अ न्यू एरा, ये इसका सिंबलिज्म है। द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक इज रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ शेक्सपियरियन सोनेट, बैलेड, ड्रामेटिक मोनोलॉग या एपिक पोएम। एक्चुअली ये इंटीरियर मोनोलॉग है, इनमें से तो कोई सा भी इसमें नहीं है, ये इंटीरियर मोनोलॉग के तौर पे लिखा गया है। ड्रामेटिक मोनोलॉग ये नहीं है, दैट्स एन इंटीरियर मोनोलॉग, ये इंटीरियर मोनोलॉग है, दैट्स एन इंटीरियर। The famous opening line of Iliad's poem is, let's go you and I when the evening is spread out against the sky, in the room the women come and go, do I dare disturb the universe। ये द लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की ओपनिंग लाइन पूछी है, तो जो लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की ओपनिंग लाइन है, लेट्स गो देन यू एंड आई व्हेन द इवनिंग इज स्प्रेड अगेंस्ट आउट द स्काई, लव सॉन्ग ऑफ जे एल्फ्रेड प्रूफ्रॉक की लाइन है ये फर्स्ट। In the love song of J. Alfred Prufrock, the speaker compares the evening sky to a drowning man, a patient etherized upon a table। क्योंकि देखिए फ्रेगमेंटेड स्टाइल और इसका नेचर को भी जो यूज किया गया है उसको ग्लोरीफाइंग फॉर्म में यूज नहीं किया है, तो उसको नेचर को कंपेयर करा, इवनिंग को कंपेयर किया है अ पेशेंट एथराइज्ड अपॉन अ टेबल। What emotion best defines Prufrock's inner world? करेज, कॉन्फिडेंस, एलिनेशन एंड एंग्जाइटी, स्पिरिचुअल फुलफिलमेंट। देखिए प्रूफ्रॉक जो है वो इतने सारे लोगों से घिरा होने के बावजूद भी कभी अपनी बात खुल के नहीं कह पाता, तो दैट इज एलिनेशन एंड एंग्जाइटी। विच मॉडर्निस्ट थीम इज प्रोमिनेंट इन इलियड्स प्रूफ्रॉक? पेस्टोरल ब्यूटी, पॉलिटिकल सेटायर, अर्बन आइसोलेशन या हीरोइक एक्शन? तो अभी मैंने बताया था आपको, दैट इज अर्बन आइसोलेशन एंड इनर पैरालिसिस। In Prufrock, the reference, I have measured my life with coffee spoon, suggests I have measured my life, futility of life, monotony and meaningless routines, monotony and meaningless routines। तो ये था मेरा आज का सेशन। आई होप कि आपको सही लगे, अच्छा लगे, और ये आप लोगों को मैंने जो पेपर इसमें दिया हुआ है एग्जैक्टली वही से वही पेपर से संबंधित चीजें पढ़ाई हैं।